बाल सखा कार्यक्रम के प्रभारी, मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथी, कर्मचारी साथी एवं प्यारे छात्र छात्राओं, विद्यालय में आपके उत्थान के लिए, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत से कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इनमें बाल सखा कार्यक्रम के अंतर्गत जो कि प्रत्येक सप्ताह जिसके लिए एक वादन निश्चित किया गया है आयोजित होता है। इस बाल सखा कार्यक्रम के अंदर पढ़ाई लिखाई की प्रेरणा से लेकर के अन्य तमाम को करिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं वो सब संचालित की जाती है। बच्चों, SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने विमर्श नामक एक मार्गदर्शक पत्र निकाला है। उसमें आपके लिए बहुत कुछ लिखा गया है, तो उस संबंध में भी चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है कि कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस मार्गदर्शन एवं परामर्श सत्र का आयोजन किया जाए विद्यालय में, जिसमें सभी बच्चे प्रतिभा करें और अपने जीवन की दिशा और दशा तय करें। मैं इस बात को पहले भी आपसे कह रहा था और हम सभी शिक्षक साथी आपसे इस बात को पहले से भी कहते आए हैं कि आपको इंटरमीडिएट लेवल की शिक्षा पूरी करने तक ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगला गोल क्या होगा, हमारा लक्ष्य क्या होगा। तो आप पहले सीधे बैठ जाएंगे। आपको मालूम है बच्चों, हमने कैरियर काउंसलिंग के अंतर्गत प्रोफेसर DS नेगी सर जी का कार्यक्रम यहाँ पर करवाया था। वो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। मोटिवेशन के लिए उनको बहुत बड़ी बड़ी जगह बुलाया जाता है, जहाँ प्रतिष्ठित डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आमंत्रित तो किए जाते हैं। तो बच्चों, उन्होंने आपको ये बात उस दिन बताई थी, मुझे याद आ रहा है। उन्होंने आपसे कहा था कि जब आप कुछ ग्रहण कर रहे हो तो कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी बैठ जाएं आप, एकदम आप सीधे बैठ जाएं। तो कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं बच्चों। वर्णानां वर्त संगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। बच्चों, किसी भी काम करने से पहले विघ्न विनाशक भगवान गणेश और मां सरस्वती की आराधना आह्वान किया जाता है। तो आज का जो सत्र जो है अब प्रारंभ होने जा रहा है। देखिए, ये जो पंक्तियां हैं, नजरें बदलने से नजारे बदल जाते हैं, सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाएं बदलें तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। ये जो दो पंक्तियां हैं, ये मार्गदर्शन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्या कहा? दिशाएं बदले तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो बच्चों देखिए,
हमारा जो ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि आप में परिवर्तन करना। कंप्यूटर तो आप जानते हैं ना, है ना? बोलिए, कंप्यूटर जानते हैं। आपसे मेरा कहना, आप सीधे मुझे देखेंगे, मुझसे लिंग रहेंगे। आप इधर उधर आप कहीं नहीं देखेंगे। जब आप इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे तो आपकी और मेरी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया चलने वाली है। आपने कंप्यूटर जाना, कंप्यूटर क्या होता है जानते हैं आप? जोर से बोलिए। मोबाइल जानते हैं? सॉफ्टवेयर जानते हैं? सॉफ्टवेयर एक प्रकार का विचार है बच्चों। मनुष्य के अंदर एक विचार से परिवर्तन हो जाता है। एक विचार उसके अंदर आया और उससे उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति बहुत व्यसनी था। क्या था? व्यसनी व्यक्ति था। एक विचार उसको ऐसा मिला, एक विचार उसके अंदर ऐसा आया कि उसका जीवन बदल गया और उसने सारे व्यसनों का त्याग कर दिया। आपको मालूम है कल बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आउट होने वाला है, मालूम है ना? कक्षा 10 और कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट क्या होने वाला है? आउट होने वाला है। अब आपको क्या करना है? देखो, अधिकांश बच्चे उसमें अच्छा करेंगे तो आपके भाई बहन, आपके गांव में अगल बगल आप जाते हैं, आपको मालूम है कि हमारे गांव में 10th में कितने बच्चे हैं, 12th में कितने बच्चे हैं, उनका रिजल्ट भी आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि आज सूचना क्रांति आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में है, सब मालूम हो जाता है कि रिजल्ट क्या है। आपको मालूम चल गया। यदि रिजल्ट अच्छा है उस बच्चे का, आपके भाई बहन का, तो आप उनके घर जाकर के उनको बधाई दें। ये व्यावहारिकता है, ये सीखना है जीवन में। आप उनको बधाई दें। यदि किसी कारण उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो आप उनको क्या करेंगे? आप उनको सांत्वना देंगे, आप उनका मार्गदर्शन करेंगे, आप उनका हौसला बढ़ाएंगे कि एक परीक्षा जो हुई आपकी, ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। व्यक्ति को पूरे जीवन परीक्षा देनी पड़ती है, पूरे जीवन परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए हौसला हारने की आवश्यकता नहीं है। आप फिर मेहनत करेंगे और अगले वर्ष बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। दूसरी बात आता हूं बच्चों, ये जो आयुष बच्चा है हमारा, मुझे लगता है सबसे आगे बैठ जाए तो ठीक है। आजा बेटा, आगे आ जा आयुष। हाँ, कक्षा 9 का आगे आ जा, आगे सबसे आगे बैठ जाए। हाँ, गृह परीक्षा वाले जो हमारे बच्चे हैं, या जो अभी अब जिनका 2024 में बोर्ड होना है, कक्षा 10 कक्षा 12, तो अब आप समझ रहे हैं कि 27 तारीख से आपकी ग्रीष्मावकाश 35 दिन की छुट्टियां प्रारंभ हो जाएंगी। तो छुट्टियों का मतलब ये नहीं है बच्चों कि हमने पढ़ाई से छुट्टी कर दी। छुट्टियों में भोजन करते हैं आप, पानी पीते हैं, सांस चलती रहती है। जब सब कुछ हो रहा है तो पढ़ाई भी करनी। उसके लिए आपको क्या करना है? देखो, एक टाइम टेबल आप बना लीजिए, अपना कमर सीधे रखें। फिर हाँ, आप अपना एक टाइम टेबल फिक्स करें। सुबह 6 बजे उठना है, रात को 10:30 बजे तक सोना है। इस बीच क्या क्या करना है? इस बीच क्या क्या करना है? सुबह उठ करके क्या पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है, आप एक टाइम टेबल अपना बना लें। क्योंकि टाइम टेबल जो होता है वो हमको दिशा बताता है बच्चों। तो आप अपना भोजन का टाइम फिक्स कर लें, अपना स्नान का टाइम फिक्स कर लें, सब कुछ अपना टाइम का फिक्स कर लें। और पढ़ाई आप कितने बजे से कितने बजे करें, 2 सत्र पढ़ाई के रखिए। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक लगातार 4 घंटे पढ़िए, ठीक है। रात को 7 बजे से
10 बजे तक 7 घंटा आप पढ़ाई करिए, चाहे 6 वाला है, चाहे 10 वाला है, चाहे बहुत बड़ी क्लास वाला है। कम से कम कितने घंटे पढ़ना है? 7 घंटे। आप इन छुट्टियों में ये भी तय कर लेंगे, माना आप कहीं घूमने जा रहे हैं। अक्सर होता है बच्चे कहाँ चले जाते हैं? नाना जी के यहाँ चले जाते हैं, अपनी बुआ के यहाँ चले जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। अच्छी बात है, पर एक कार्यक्रम 1 हफ्ते से अधिक का मत बनाओ। 1 हफ्ता रहेंगे, परंतु वहां अपनी किताब को आप साथ ले जाएंगे और अपना टाइम टेबल आप ध्यान रखेंगे, पढ़ाई निरंतर रखनी है। समझ में आ रहा आपको? पढ़ाई आपको अपनी निरंतर रखनी है। मैं आपको इसलिए भी इस बात को कह रहा हूं बच्चों, देखिए आगे बहुत बड़ा मौका आपके हाथ में आने वाला है। कई बार हम लोगों ने, सभी शिक्षक साथियों ने आपको बताया कि छात्रवृत्ति परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं। कक्षा 6 वाले को 600, 7 वाले को 700, 8 वाले को 800, 9 वाले को 900, ऐसे ही आगे जाकर के कक्षा 12 और उससे भी बड़ी क्लास के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलनी है और उसके लिए आपकी परीक्षा होनी है ना परीक्षा। तो परीक्षा में कौन निकलता है? जरा जोर से बोलिए, परीक्षा में कौन निकलता है? जोर से बोलो। हाँ, जिसकी मेहनत अच्छी हो। आप जानते हैं 10% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ब्लॉक लेवल पे होगी या कैसा, आगे उसकी गाइडलाइन आएंगी, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। 10% बच्चों को छात्रवृत्ति मिलनी है। किसको मिलेगी? जो 10% के दायरे में रहेगा। माना 100 बच्चे हैं, 10 को मिलेगी। तो कौन 10 होंगे? कौन 10 होंगे? वो 10 होंगे जिन्होंने बाकी को पीछे कर दिया, जिसके अधिक नंबर आ गए। हमारे यहाँ 14 बच्चे ऐसे बैठे हैं जो NMMSS स्कॉलरशिप लेते हैं, 12-12 हजार रुपये। एक बच्चा ऐसा है वो 18,000 रुपये स्कॉलरशिप उसको आता है। तो ऐसे ही और बच्चों को भी प्रयास करना है, मेहनत करना है। देखो कुछ बच्चों के मन में क्या होता है, मेरी व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये हीन विचार हैं। भगवान ने मनुष्य को एक तरह बनाया है। अब हम जो राह पकड़ेंगे, जिस रास्ते पर जाएंगे, वैसा ही बन जाएंगे। तो आप एक संकल्प लेंगे। क्या संकल्प लेंगे? कि हमको इस छात्रवृत्ति परीक्षा को पास करना है। रोज अपने आप से बोलिए, जब आप अकेले में हैं तो उस बात को दोहराइए कि मुझे छात्रवृत्ति परीक्षा पास करनी है। और उसके लिए परीक्षा कैसे पास करेंगे? आप इन छुट्टियों में एक रीजनिंग की बुक ले लीजिए, तर्क शक्ति परीक्षण। आप राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की गाइड ले सकते हैं, आप NMMSS परीक्षा की गाइड ले सकते हैं। उसमें जितना तर्क शक्ति के प्रश्न हैं उनको आप करिए, क्योंकि कोई भी कंपटीशन आज बिना तर्क शक्ति के नहीं है। हर जगह तर्क शक्ति पूछी जाती है बच्चों। दूसरा, अपना सामान्य ज्ञान आप बढ़िया रखिए। सामान्य ज्ञान कैसे बढ़ता है? प्रतिदिन आप न्यूज देखिए, समाचार आप अवश्य देखिए। आजकल G20 चल रहा भारत में, आप बता सकते हैं इस समय G20 की बैठक भारत के किस राज्य में हो रही है? बोलिए। यह जम्मू कश्मीर। वो फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश है, तो आज तक वहां चल रहा है। इसका मतलब इन बच्चों ने समाचार सुना है। तो करंट नॉलेज जो होता है वो समाचार के माध्यम से आपको आता है। और गणित की बराबर तैयारी करते रहिए। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सब जीके में कवर हो गए। तो ऐसे आपके पेपर होने हैं, आप तैयारी कर लीजिए। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम।
आलसी के भाग्य में विद्या नहीं है। आलसी के भाग्य में विद्या नहीं। आलसी जानते हैं? खाना बोलिए, खाना बोलिए। आलसी जानते हैं ना? अरे जहां काम करने में मन ही नहीं लग रहा, वो आलसी है। आलसी नहीं बनना। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम। आलसी के भाग्य में विद्या नहीं है। और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन भी नहीं आएगा, क्योंकि पात्र व्यक्तियों को ही धन प्राप्ति होती है। तो अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम। जिसके पास धन नहीं है उसका कोई संसार में दोस्त भी नहीं है, उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। और जिसका कोई मित्र नहीं है, सुख दुख में कोई साथी नहीं है, उसको सुख प्राप्ति होती ही नहीं है बच्चों। तो देखो शुरुआत कहां से है? विद्या से है। विद्या, विद्या अध्ययन। जो हमारे बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ाई करते हैं, सब जगह उनकी जय जयकार होती है। ठीक है, आया समझ में? सब जगह उनकी क्या होती है? जय जयकार होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, बोलिए, हार नहीं होती। क्या कहा? लहरों से डरकर, पूरा करिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। क्या कहा? कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आजकल आप देखते होंगे, आप तो मोबाइल भी देखते हैं बच्चों, यूट्यूब भी देखते हैं, तो जो बच्चे आजकल टॉप कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों का परीक्षा फल आउट हो रहा है। सीबीएसई का रिजल्ट भी आउट हुआ, स्टेट बोर्ड का आउट हो रहा है, कई स्टेटों ने अपना आउट कर दिया, हमारा कल आने वाला है। आईसीएसई बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। तो जो बच्चे टॉपर आ रहे हैं, कैसे उनकी जय जयकार हो रही है। देखा आपने? पत्रकार पूछ रहे हैं, जी आपने क्या किया, जी आपने क्या किया, ऐसा आपने क्या किया। हमारे समय में जब हम बच्चों इंटर कर रहे थे, तो बोर्ड का जब आना था रिजल्ट, तो हम लोग भी, हमारे टाइम पर रेडियो था। रेडियो उस समय हमारे घर में टेलीविजन, न तो बिजली थी न टेलीविजन था, कुछ नहीं था, रेडियो जरूर था। तो हम भी रेडियो में सुन रहे थे कि कहीं हम लोगों का भी कुछ नाम आ जाए। तो नाम तो क्या है हमारा, पर हमारा एक साथी यूपी का, उसने बोर्ड टॉप किया था। क्या किया था? बोर्ड टॉप किया था। गणित में उसने 100 में से 100 नंबर लाया था। पत्रकारों ने पूछा कि भैया ये बताओ कि 100 में से 100 नंबर क्या राज है, ऐसा क्या बात है 100 में 100 आ गए? पता क्या बोला? बहुत सिंपल सा जवाब दिया, बहुत सिंपल सी बात बताई कि एक दिन में 5 घंटे गणित करता हूं। सोचो, एक विषय में 5 घंटे काम कर रहा है जो बच्चा, 100 में 100 नहीं आएगा? आएगा ना? तो मेहनत से बच्चों सब कुछ होता है। समझ में आ गया? ठीक है ना? काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन वा। आप बच्चे हैं, मेरा जो ये वक्तव्य है केवल आपके लिए है। हम टीचर लोग हैं, हम यहाँ से जो भी बोलते हैं केवल आपके लिए बोलते हैं। आपके लिए इसलिए कहते हैं कि आपने ही आगे पीढ़ी, आप ही तो हैं। और हमारा ये देश जो है बड़ा सौभाग्यशाली है बच्चों, इस दुनिया की सबसे अधिक यंग पॉपुलेशन भारत की है। तो यदि युवा अच्छा हो गया, यदि आप अच्छे हो गए, तो समाज, देश सब अच्छा हो जाएगा। काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति
धीमताम। जो होशियार है, जो बुद्धिमान है, उसका समय कैसे बीतता है? कैसे बीतता है? अरे पढ़ाई पे अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेगा वो। इतना सिलेबस है आपके पास, आपके सिलेबस को तय करने में राष्ट्रीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक लगातार विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पुस्तक आपको दे रहे हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान बच्चा होगा, वो क्या करेगा? विद्याध्ययन में अपना समय व्यतीत करेगा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम। मूर्ख व्यक्ति की परिभाषा क्या बता रखी है? व्यसनेन। उसका जीवन किसमें जाता है? किसमें जाता है? अरे व्यसन में जाता है। निंद्रया, किसमें जाता है? नींद में सोता रहता है। कलहेन वा, और कलह में चला जाता है। या तो झगड़ा करेगा, या तो नींद में ही सोया रहेगा, या तो क्या करेगा? क्या करेगा? बोलो बोलो भाई। नहीं, विद्याध्ययन नहीं करेगा वो। क्या करेगा? काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम। या तो व्यसन में लगा रहेगा। व्यसन पर पिछला जो हमारा यहाँ से एक उद्बोधन हुआ था बच्चों, उसमें व्यसन की बहुत लंबी बात हुई थी। व्यसन क्या है? देखो, बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान मसाला, गुटखा, सुपारी, ये सारे व्यसन है। इनसे दूर रहना है, आपको दूर रहना है। सबकी चिंता आप मत करो, आप केवल अपनी चिंता करो। सीधे बैठ जाओ एक बार फिर। आप केवल अपनी चिंता करो कि मुझे सही रहना है, मुझे व्यसन नहीं करना है। बोले मेरे साथ, मुझे व्यसन नहीं करना है। मैं आपको महाभारत का एक दृष्टांत देता हूं। भगवान कृष्ण ने कौरवों को समझाने के लिए गए कि भाई युद्ध मत करो। पांडवों को कितने गांव दे दो? ए बालिका बेटा, पांडवों को कितने गांव दे दो? 5, केवल 5 गांव दे दो। क्या बोला? सूचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सुई के नौ के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध। सोचो, भगवान ने समझाया कि हे दुर्योधन, आप धर्म नहीं जानते हैं, आपको मालूम नहीं कि अच्छा बुरा क्या है। क्या बोला? जानामि धर्मा न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम न च मे निवृत्ति। जानामि धर्मा, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है। मैंने भी विद्याध्ययन किया है, मुझे मालूम है कि धर्म क्या है, परंतु उसमें मेरी रुचि नहीं है। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, परंतु उससे मैं निवृत्त नहीं होना चाहता, क्योंकि आदत पड़ गई है, अधर्म करने की आदत पड़ गई है। तो अब आप समझ लो, यदि हम अच्छा नहीं करेंगे तो हम किसकी राह पे जाएंगे? दुर्योधन की राह पे जा रहे हैं। हम किसकी राह पे जा रहे हैं? रावण की राह पे जा रहे हैं। रावण कितना बड़ा विद्वान था। सीता माता, जगत जननी माता, रावण को मालूम था, फिर भी हरण किया। और फिर परिणाम आप जानते हैं। ठीक है बच्चों? अचोदमानानि यथा पुष्पानि फलानि च स्वयं काल नीति वर्तन्ते यथा कर्मा तथा कुल। क्या कहा है? इट मीन्स एवरीवन मस्ट रीप द फ्रूट्स ऑफ हिज डीड्स। प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए हुए का दंड मिलता है, या प्रत्येक व्यक्ति को अपने बोई हुई फसल काटनी पड़ती है। बोया पेड़ बबूल का, मेरी आवाज आ रही ना? बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो? जिसने बबूल का पेड़ बोया, कांटे का पेड़ बोया है,
उसको आम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए फल अच्छा उसी को मिलेगा बच्चों जिसने समय पर समय की पहचान करके उसके हिसाब से मेहनत की है। आया समझ में? तो ये बात बहुत क्लियर हो गई कि मेहनत करनी। The woods are lovely, dark and deep, but I have some promises to keep. Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की ये 4 लाइनें हैं। The woods are lovely, dark and deep, but I have some promises to keep. Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. कर्तव्य पथ पर चलने के लिए, मेहनत की पराकाष्ठा के लिए इसमें बताया गया है कि सोने से पहले मुझे कई किलोमीटर चलना है, मुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। लंबी यात्रा मतलब जीवन यात्रा। तो केवल मेहनत करनी है। आपके पास केवल एक काम है, पढ़ाई का काम। ठीक है, एक बात और बताता हूं आपको। देखो, हमारे धर्मशास्त्रों में 3 प्रकार के लोग बताए गए हैं। कितने प्रकार के लोग बताए हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? नंबर 1 चेता, बोलो चेता। दूसरे नंबर में है परचेता, और तीसरे नंबर में अचेता। अब इनकी व्याख्या सुनो। चेता कौन है? जिसको कुछ चेतना है। साइकोलॉजी में मैंने एक जगह पढ़ा कि ऐसे लोग 1000 में 1 है। 1000 में 1 है जिनको खुद विवेक है अपना कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपना जीवन बनाना है, मुझे अपना टाइम टेबल बनाना है। समझ में आ रहा है? मुझे पढ़ना है, पढ़ाई पर लगा हुआ है। छुट्टी के दिन बच्चे के घर गए, पढ़ रहा है। और माँ बाप तो यदि बच्चा घर में पढ़ रहा है तो जगह जगह अपने आप बोलते हैं, अपने आप बोलते जाते हैं कि मेरा बेटा इतना अच्छा, बहुत मेहनत कर रहा है भाई, बहुत पढ़ रहा है भाई, अच्छी आदतों वाला बच्चा है, व्यसन उसके अंदर नहीं है। तो पिता छाती ठोक ठोक के बोलते हैं, मेरा बेटा, अरे उसके अंदर व्यसन नहीं है, वो उन बच्चों की तरह नहीं है, अलग बेटा है मेरा। क्यों? बेटा या बेटी, क्योंकि व्यसन नहीं करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस चीज से बच्चों को दूर रहना है। तो एक मैंने आपको बोला, एक प्रकार का कौन है? चेता। श्रीमद् भागवत में परचेताओं की कहानी है। किसकी कहानी है? परचेता। और दुनिया में अधिकांश लोग परचेता की श्रेणी में, हम, आप और परचेता मतलब जो दूसरे के जगाने पे जग जाता है। क्या बोला? बोलो परचेता की परिभाषा बोलो। जो दूसरे के जगाने पर जग जाता है वह परचेता है। तो हम सब परचेता हैं। जब भी हमको अच्छी बात मिलेगी हमको पकड़नी है। और एक कैटेगरी है बच्चों अचेता की, वो सबसे निम्नतम श्रेणी है कि कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, हमें नहीं सुधरना, हमें कुछ नहीं बदलना, हमको कुछ नहीं करना। ऐसी श्रेणी में अपने आप को नहीं रखना। ठीक है बच्चों? तो ये तो मार्गदर्शन है आपका, करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस, मार्गदर्शन एवं परामर्श सत्र। परामर्श आपके लिए यही है कि व्यसनों से दूर रहेंगे, अपने शरीर को पुष्ट करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपने जीवन को बनाएंगे। अब मैं योग पे आता हूं बच्चों। देखो, योग जो है, योग का अर्थ क्या होता है? अब बोलो आप मुझसे, आपने बहुत योग किए हैं, बोलो योग मतलब? हाँ योग मतलब योगा तो ही है, पर अर्थ क्या है? योग का सामान्य अर्थ बताओ।
पेपर में प्रश्न आया योग कीजिए, क्या करोगे? अरे जोड़ करेंगे। ये जो योग है ना, ये मनुष्य और भगवान को मिलाने का है ये, परंतु वो तो बहुत दूर की बात है। इस योग से हम अपने शरीर को पुष्ट करेंगे। योग से हम क्या करेंगे? अपने शरीर को पुष्ट करेंगे। आपने पढ़ा होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। क्या कहा? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है, उसको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं है। शरीर स्वस्थ है तो आलस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जरा सीधे बैठ जाएं, सीधे आप बैठ जाएं बच्चों। देखो, फिर मैं एक बात आपको बताता हूं। आपको योगिक क्रियाएं कराने से पहले एक बात आपको मैं बताता हूं बच्चों। देखो, देखो बच्चों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, मैं अब आपको योग की शिक्षा देता हूं। यह योग मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को दिया था। सूर्य ने यह योग मनु को दिया, मनु ने यह योग इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे योग की क्रिया आगे बढ़ती गई और हमारे यहाँ 6 दर्शन है। षड दर्शन, सांख्य दर्शन है कपिल का। सांख्य दर्शन किसने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? जोर से बोलो, कपिल ने दिया। योग दर्शन किसने दिया? नहीं, पतंजलि ने। योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने दिया। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम ने दिया। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम ने दिया। वैशेषिक दर्शन किसने दिया? कणाद ने दिया। मीमांसा दर्शन किसने दिया? जैमिनी ने दिया। और वेदांत दर्शन किसने दिया? बादरायण ने दिया, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की। तो योग कहां से होकर आ रहा है? ये अनादिकाल से इस योग की यात्रा चल रही है और यदि हम योग करेंगे तो हम स्वस्थ बने रहेंगे। अब देखो, सबसे पहले बोलते हैं ना कि पहले मंत्र शुद्ध होने से पहले आपका क्या शुद्ध होना चाहिए? आसन शुद्ध होना चाहिए। तो पहले आप शुद्ध आसन में बैठेंगे। कैसे? या तो आप सिद्धासन में बैठेंगे, या तो आप पद्मासन में बैठेंगे, या आप सुखासन में बैठेंगे। देखो, मैं आपको तीनों आसन बताता हूं, आप मेरे को देख पा रहे हैं? आप मेरे को देख रहे हैं? देखो, आप सिद्धासन में कैसे बैठेंगे? देखो, इसलिए हमने आपके शूज पहले उतरवा दिए। ठीक है, बढ़िया, आप चटाई में बैठे हैं, बायां पांव नीचे। कहाँ बायां पांव? हाथ लगाओ, अपने बाएं पांव में हाथ लगाओ। बायां पांव वहां होता है जहां आपका बायां हाथ होता है, उसी सीध में होता है। बायां पांव देख लिया। अब जो दायां पांव है उसके ऊपर ऐसे रखो, जैसे मैं रख रहा हूं। देखो, ऐसे, ज्यादा ऊपर नहीं, ऐसे रख दिया। ये कौन सा आसन है? सिद्धासन। ये कौन सा आसन है? कमर सीधे रखें, ये सिद्धासन। इस आसन में बैठ के आप योग कर सकते हैं। बच्चे हैं आप? बच्चे हैं ना कि बूढ़े हो गए? बच्चे हैं ना? हाँ, तो बच्चे हैं तो आप पद्मासन लगाइए। अब पद्मासन कैसे लगाएंगे मैं आपको बताऊं। पद्मासन के लिए दायां पांव है मेरा, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया। यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ देखो बेटा, मैंने अपना दायां पांव कहाँ रख दिया? देखो, ये बाएं तरफ के पेट के बिल्कुल जड़ में। और अब मैंने अपना बायां पांव उठाया और उसको कहाँ रख दिया? ऐसे बैठो मेरे साथ, ऐसे।
ऐसे बैठे। ये कौन सा आसन है? पद्मासन है। हाँ, आप बैठे हैं, बैठे हैं आप, ऐसे बैठो। पहले दायां पांव इधर बाएं तरफ पेट पे, और फिर दायां पांव, पहले दायां पांव इधर पेट के बाएं तरफ, और फिर बायां पांव पेट के दाएं तरफ। ये पद्मासन में ऐसे बैठे। पद्मासन में नहीं बैठ सकते, पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते तो किस में बैठिए? सिद्धासन में बैठिए। सिद्धासन मैंने कैसे बताया आपको? सिद्धासन में बताया कि बायां पांव आपका नीचे रहेगा, उसके ऊपर आपका दायां पांव। ये तो सरल है, ठीक है। और तीसरा है सुखासन। सुखासन मतलब जिस रूप में आप आसानी से बैठ सके उस रूप में बैठना, ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहां देखो बच्चों, पीठ सही कर ले, आप कमर सीधी करो, सीधी एकदम। हाँ, अब देखो मुद्रा, यह है योग मुद्रा। कैसी मुद्रा है? योग मुद्रा है ये। योग मुद्रा बोलती है, ये ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसको, योग मुद्रा। ठीक हो गया? योग मुद्रा है। दूसरी मुद्रा वायु मुद्रा, मतलब ये वाली उंगली देखो, यहां ध्यान से मेरे को देख पाएंगे बेटा, तब आप जान पाएंगे। ये वाली उंगली है ना, इसको अंगूठी की जड़ में रखो ऐसे। ये उंगली है, छोटी उंगली, इसको ऐसे अंगूठी की जड़ में रखो। ये क्या बोला? वायु मुद्रा। क्या है? तो या तो आप वायु मुद्रा में बैठिए या आप योग मुद्रा में बैठिए, ये सबसे सरल है। ऐसे ऐसे बैठे रहिए, कमर सीधी। अब जो मैं यहां से इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। कौन सा करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में लंबी सांस ऊपर लेंगे। अभी नहीं, अभी तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ना, पहले सुनो, पहले पूरा सुनो। लंबी सांस ऊपर लेंगे और लंबी सांस ही नीचे छोड़ेंगे। कैसे? जैसे मैं ले रहा हूं, देखो, आंखें बंद कर देंगे ऐसे, प्रारंभ करेंगे। कमर सीधे रखेंगे, एकदम सीधे बैठ जाएंगे। लंबी सांस ऊपर लेंगे, लंबी सांस नीचे करेंगे। लंबी सांस, इनहेल, डीप ब्रीथ, इनहेल, डीप ब्रीथ, एक्सेल। लंबी सांस अंदर लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। आंखें बंद करके ध्यान आप अपनी सांसों पे रखिए। कैसे लंबी सांस अंदर जा रही है, कैसे लंबी सांस नीचे आ रही है। लंबी लंबी सांसें आप ले रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी सांसों पे टिकाइए। तो आप कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। 1 मिनट तक आप धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। लंबी सांस, आंखें आप बंद रखें, अगल बगल देखने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन हमने प्रोफेसर सर का कार्यक्रम कराया था, उन्होंने बताया था कि कमजोर बच्चे की पहचान है कि वो अगल बगल ज्यादा देखता है। अगल बगल मत देखें आप। अपने ध्यान को आप सांसों पे टिकाएंगे। लंबी सांस अंदर लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। लीजिए मेरे साथ। धीरे धीरे यदि आप इस योग को कर रहे होंगे, भस्त्रिका प्राणायाम आप कर रहे होंगे, तो धीरे धीरे आप शांत हो जाएंगे।
आपका मन शांत हो जाएगा। अब बच्चों आंखें खोल लीजिए। अब दूसरा प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। क्या प्राणायाम है? कपाल भाती प्राणायाम। जोर से बोलिए, कपाल भाती प्राणायाम। कपाल किसको बोलते हैं? माथा। कपाल किसको कहते हैं? माथा। भाती मतलब चमक। भाती मतलब यदि आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपके चेहरे में स्वाभाविक रूप से चमक बनी रहेगी। आपको कॉस्मेटिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्रीम पाउडर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो कैसे करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हम सांस को लंबी ले रहे थे और लंबी ही छोड़ रहे थे। कपालभाति प्राणायाम में केवल सांस को छोड़ना है, अंदर अपने आप चली जाएगी। केवल क्या करेंगे? सांस को नाक से बाहर छोड़ना है। अब मेरे को पहले देखेंगे आप। मैंने कहा आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे, ऐसे कमर आप सीधी रखेंगे, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन कोई भी अवस्था में आप बैठ जाएंगे और केवल नाक से बाहर सांस छोड़ेंगे। कैसे? जैसे मैं देखो जैसे नाक साफ करते हैं कैसे। हाँ, बड़ा सरल है, ऊपर मत करना, केवल नीचे छोड़ना है भाई, केवल बाहर छोड़ना है। कैसे? ऐसे। कैसे? चलो करिए। आंख बंद कर देंगे सब बच्चे, कमर सीधी कर देंगे, कमर सीधी। आपका वीडियो भी बन रहा है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि मैं सिंसियर था कि नहीं। जब योग सत्र चल रहा था तो मैं ध्यान से कर रहा था कि नहीं कर रहा था। चलिए शुरू करिए कपालभाति प्राणायाम मेरे साथ। मैडम लोग बैठे हैं, यदि वो चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सबके लिए है। मैंने योग के प्रारंभ में भी कहा था कि भगवान कृष्ण ने योग सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इच्छा को दिया। महर्षि पतंजलि आज इस योग को हमारे सामने लाए हैं। तो चलिए आंख बंद रखें। क्रिस बेटा कमर सीधी, आंख बंद। चलिए प्रारंभ करिए। करते जाइए। ये कौन बच्चे हैं? देखो बेटा शांत रहे, सीधा बैठे हैं। कक्षा 6 वाले सीधा बैठे हैं। करते रहिए। मैं यहां से आपको मॉनिटर कर रहा हूं, आपकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। कमर सीधी रखिए, केवल नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। शरीर में किसी प्रकार की कोई ऐंठन नहीं होनी चाहिए, एकदम ढीला शरीर। बहुत सुंदर, करके जाए बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आराम आराम से, जोर नहीं लगाना, आराम आराम से। अपनी शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना है, आराम आराम से करना है। ये वो प्राणायाम है बच्चों जिसे पढ़ाई में मन लगता है। इस प्राणायाम से शरीर की समस्त व्याधियां मिट जाती हैं। प्राणायामों का राजा कहा गया है कपालभाति प्राणायाम को। प्राणायाम में सबसे श्रेष्ठ
प्राणायाम है ये। करते जाइए करते जाइए करते जाइए। इस योग को करने से जो मधुमेह रोग है वो भी समाप्त होता है बच्चों। हमारे जो हार्ट संबंधी समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाती है। पर करना आराम से, तेज नहीं करना। करिए थोड़ा सा और। अब आंखें खोल देंगे आप, अगल बगल नहीं देखना। क्या है प्राणायाम का नाम क्या था? हाँ, अब तीसरा प्राणायाम कक्षा 9 वाले बताएंगे। मैंने एक दिन क्लास में भी किया था। तीसरा प्राणायाम कौन है? हाँ, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम कौन है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप अपना दाएं हाथ उठाइए। अब देखो, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है उसकी परिभाषा बताऊं। बुद्धिमान वो है, सुनो ए बच्चे कार्तिक, बुद्धिमान वो है जिसको एक बार बताया उसकी बात पकड़ ली। ये भी एक टेस्ट है। तो ये आपने दाहिना हाथ उठाया, दाहिने हाथ का अंगूठा है ना, अंगूठा है इससे। अभी करना कुछ नहीं, अभी सुन लो क्या। इससे दाहिना हाथ बंद करेंगे। बीच की जो उंगलियां है ना, ये देख रहे हैं, उससे बाएं हाथ बंद करनी है। सुनो पहले कैसे कर रहा हूं, देखो मुझे, देखो मैंने इस अंगूठे से अपनी दाएं नाक बंद की, बाएं नाक से मैंने सांस को ऊपर लिया। कैसे ले लिया? अब मैं बाएं नाक से, अभी करो नहीं, अब मैं बाएं नाक को इन उंगलियों से ऐसे दबा दूंगा और दाएं से सांस को छोड़ दूंगा। फिर मैंने दाएं नाक से सांस को छोड़ा तो उसी से लेनी है। दाएं नाक से लिया, फिर दाएं नाक को बंद कर दिया, बाएं से छोड़ा, बाएं नाक से सांस छोड़ी, उसी से ऊपर लेनी है। फिर बाएं नाक बंद कर दी, दाएं से सांस को छोड़ा। समझ में आ गया? हाथ उठाओ, कितने बच्चों ने समझा? तो चलिए अब इस योगाभ्यास का, इसका अभ्यास करते हैं। चलिए दाहिना हाथ उठाइए अपना, दाहिनी नासिका को बंद करिए और बाएं से आप सांस ऊपर लीजिए, लंबी सांस। बाएं से ऊपर ले लिया। अब बाएं नासिका बंद करिए, दाएं से छोड़िए, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से ऊपर लीजिए, फिर बाएं से सांस को नीचे करिए। अब बाएं से छोड़ी तो बाएं से ही लेनी है। फिर बाएं नासिका बंद करेंगे, दाएं से छोड़ेंगे। आंखें आप बंद रखें बच्चों, आंखें बंद रखेंगे। करते रहिए, अभी पूरा नहीं हुआ, आप करते रहिए। अपनी कमर सीधी रखेंगे और धीरे धीरे, तेज नहीं करना, धीरे धीरे करना है बच्चों। आराम आराम से करना है, आराम आराम से, धीरे धीरे करिए। करते रहिए करते रहिए। एकाग्रता, कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं कि हम एकाग्र नहीं हो पाते, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं मन हमारा भटकता है। इस योग को आप रोज करेंगे तो आपका मन नहीं भटकेगा बच्चों, आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। अब आप सीधे बैठ जाएं, अब आप सीधे बैठ जाएं। कौन सा प्राणायाम किया आपने? अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब मैं आपको कराता हूं भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? देखो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे, पहले देखो, अपने हाथ ऐसा करिए, ठीक है? ठीक है बच्चों, ये जो दो अंगूठे हैं ना, इनसे हम अपनी कान बंद करेंगे। क्या करेंगे? कान बंद करेंगे। ये जो दो उंगलियां हैं ना अंगूठे के बगल के,
ये हमारे माथे में आ जाएंगी। ऐसे देख रहे हैं, मेरे को देखो, मैंने अंगूठों से कान के ढक्कन बंद कर दिए। अभी आप सुनते रहो, देखते रहो मुझे। कान के ढक्कन बंद कर देंगे, उससे बाहर की आवाज आनी बंद हो जाएगी। इन 2 उंगलियों को हम माथे पे लगाएंगे और जो ये 3 उंगलियां बच जाती हैं इनको हम आंखों की जड़ में रखेंगे। जोर से नहीं, आराम से। देखो जैसे मैं कर रहा हूं, यूं ऐसे। ये है मुद्रा, ठीक है? ठीक है बच्चों, भ्रामरी प्राणायाम। और मुंह नहीं खोलेंगे, नाक से ही ओम बोलना है। क्या बोलना है? नाक से ही ओम। ये भ्रामरी है ना, भ्रामरी जैसे भ्रमर करता है भौरा, उसकी तरह गुंजन करना है। अब देखो, एक बार मुझे देखो, पहले सीधे बैठ जाए जरा, चलिए देखिए। करिए। अब मैं आपको आपकी भ्रमर की आवाज मैं सुन रहा हूं, सब बच्चे करेंगे। आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। ध्यान से भ्रामरी प्राणायाम आप करेंगे। नासिका से ओम का उच्चारण बोलना है, मुख बंद रखना है। बोलो। अब आप सीधे बैठ जाएंगे। अब हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। वैसे सारे प्राणायाम जब आप घर में करेंगे तो कंटिन्यूएशन में करना, तब आंख नहीं खोलने लगातार। अब देखो उद्गीत प्राणायाम कैसे करेंगे। कमर सीधी कर देंगे, देखो ऐसे बैठेंगे, ऐसे ऐसे। अब अभी तक हम ओम का उच्चारण नाक से कर रहे थे, अब हम मुंह से करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंख नहीं खोलेंगे। अब आप उसी अवस्था में बैठ जाएंगे, ध्यान की अवस्था में। आंखें आप बंद रखेंगे, उस ईश्वर का थोड़ा ध्यान करेंगे। एकदम ओंकार का ध्यान, एकदम कंसंट्रेट होकर के अपनी सांसों को देखिए। सांस ऊपर आ रही है, सांस नीचे हो रही है। ध्यान आप वहां टिकाएंगे, कुछ देर इसी रूप में आप बैठ जाएंगे। इसे कहते हैं बच्चों ओंकार का ध्यान। अब आप अपने हाथों को मलिए, अपने हाथों को मलिए, आंखें बंद रखिए, हाथों को मलिए। जब गर्मी आ जाएगी तब इस ऊष्मा का मंजन आप अपनी आंखों के ऊपर कर देंगे, ऐसे ऐसे। यह है बच्चों योग। कुछ क्रियाएं आपको कराई,
अब एक दो बात, ज्यादा नहीं, अब एक दो बात करेंगे। अब आप देखो, आपके नाखून है ना ये, ऐसे देखो, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना? तो ऐसे नाखूनों को रगड़िए, अंगूठा नहीं, 4 उंगलियां ऐसे, इसको रगड़िए। ऐसा करने से बाल नहीं गिरते, हमेशा मुंडी में बाल बने रहते हैं। करिए करिए, रोज 1-2 मिनट आप ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करिए बच्चों, ऐसे करिए। और अंत में एक्यूप्रेशर करेंगे, ताली बजाएंगे बड़ी तेजी से सब बच्चे एक साथ, बजाइए बजाइए, बजाते रहिए ऐसे। ये हो गया एक्यूप्रेशर, बस अब रुक जाएंगे। ये हो गया बच्चों एक्यूप्रेशर, बस बस बस, पर्याप्त। तो रोज 1 मिनट ताली भी बजा देना। हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं बच्चों, इससे पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। तो अब इस योग सत्र को, मार्गदर्शन सत्र को विराम देंगे। आंखें थोड़ा बंद करिए, हाथ जोड़ दीजिए, आंखें बंद करके ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद बच्चों।